प्रतापगंज कहकर एक गांव होता है जहाँ के सभी लोग मूर्ख होते हैं। एक समय था जब 100 साल पहले प्रतापगंज भारत का सबसे बुद्धिमान लोगों से भरा गांव था। लेकिन एक दिन राजा के दुश्मन ने श्राप दे दिया कि वो गांव सदैव के लिए मूर्खों से भर जाएगा। उस गांव में जो कोई पैदा होता वो पैदाइश ही मूर्ख पैदा होता है। एक रोज 2 पर्यटक दोस्त उस गांव में जाते हैं। अरे वाह, ये कुर्सी तो बहुत ही अच्छी है। आपने खुद ने बनाई है क्या भाई साहब? हाँ भाई साहब, ये मैंने खुद ने ही बनाई है, वो भी अपने ही हाथों से। तो हमने कब कहा दूसरों के हाथों से? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? जी साहब। कितने की दी ये? केवल 50 रुपए। अबे, मैंने तुझे कहा था ना कि ये गांव मूर्खों का गांव है। यहाँ के लोग शहर में मिलने वाली 500 रुपए की चीजें 50 रुपए में बेचते हैं। इन्हें अकल नहीं है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हम यहाँ से ढेर सारी चीजें ले जा सकते हैं। इस तरह दोनों पर्यटक उस गांव के बाजार से काफी सारी चीजें ले जाते हैं। उस गांव में कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है और सभी मूर्खों की तरह रहते और बातें करते। एक दिन गांव में एक शहरी बाबू आता है जिसका नाम विक्रम सिन्हा होता है। सिन्हा सभी गांव वालों को एकत्रित करके उन्हें बताता है, सुनो 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 सभी गांव वालों, मैं आया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबर लेकर। अरे वाह, खुशखबरी लेकर आए हो? कहाँ है वो? दीजिए तो जरा हमें। अरे मेरे भाई, खुशखबरी कोई चीज नहीं है जो दी जाए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम सब बिना किसी परिश्रम के सीधे स्वर्ग पहुँच सकते हो मरने के बाद। क्या? अरे वाह, लेकिन ये कैसे? स्वर्ग तो वही जा सकते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हो। अच्छे कर्म करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 10,000 रुपए भरो और मुझसे स्वर्ग की टिकट ले लो। ये देखो, ये रही वो सारी स्वर्ग की टिकट्स। सिन्हा सबको स्वर्ग की टिकट्स दिखाता है और सभी मूर्ख गांववासी उन टिकट्स को देख खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो गजब हो गया रे। हमें सीधे स्वर्ग नसीब होगा मरने के बाद। हाँ हाँ, 100% सच। मैं तो इस टिकट को जरूर खरीदूंगा और स्वर्ग में जाकर मरने के बाद भी आराम की जिंदगी बिताऊंगा वहाँ। हाँ हाँ, और मैं भी ये स्वर्ग की टिकट खरीदूंगा। चलो फिर सभी 10-10 हजार रुपए लाओ और टिकट्स खरीदकर अपनी स्वर्ग की बुकिंग करा लो। जी जी सिन्हा साहब, हम अभी लाते हैं। गांववासी धीरे धीरे करके 10,000 रुपए लाते हैं और सिन्हा को देते हैं, जिसके बाद सिन्हा उन्हें स्वर्ग की टिकट देता है। ये लो पंचमलाल, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के अन्य 3 सदस्यों की स्वर्ग की टिकट्स। अब तुम अपने परिवार के साथ स्वर्ग में मस्त ऐश करोगे। वाह जी वाह, मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद सिन्हा साहब, आप हम सभी गांव वासियों के लिए भगवान बनकर आए हो। अरे कोई नहीं, खुश रहो और ज्यादा से ज्यादा गांव वालों तक ये खबर पहुंचा दो और उन्हें भी कहो कि मेरे पास आए और मुझसे स्वर्ग जाने की टिकट खरीदकर अपनी बुकिंग कराते जाएं। जी जी जरूर सिन्हा साहब। अब सिन्हा के पास ढेर सारे गांववासियों की भीड़ लग जाती है और वो सभी को टिकट्स देने लगता है। रात में सिन्हा अकेले में सारे पैसे गिनता है और बड़ा खुश होता है। सच में कितने मूर्ख हैं ये सभी गांव वाले। इन्हें लगता है कि सच में स्वर्ग जाने के लिए टिकट्स मिलती हैं, लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि मैंने इन सबको उल्लू बनाया है और इनके मूर्ख होने का
पूरा पूरा फायदा उठाया है। एक दिन पड़ोस के गांव में प्रीतम नामक एक लड़का होता है जो किसी और जगह जाने के लिए प्रतापगंज के गांव से गुजरकर जा रहा होता है। तभी वो आदमियों को खुशी से आपस में टिकट्स देखते हुए और बातें करते हुए सुन लेता है और उसे स्वर्ग की टिकट्स ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वर्ग की टिकट? ये आप सब क्या कह रहे हैं? स्वर्ग जाने के लिए कोई टिकट नहीं होती। अरे भाई, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही हमारे साथ सिन्हा साहब के पास चलो, वो तुम्हें टिकट दे देंगे। वो शहर से आए हैं, पूरे 10,000 रुपए में स्वर्ग की टिकट्स मिल रही है। हाँ हाँ, आप भी चल के सिन्हा साहब से टिकट ले लो, मरने के बाद आप भी सीधा स्वर्ग में ही जाओगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये गांव मूर्खों का गांव माना जाता है। कहीं उस शहरी सिन्हा ने इन सब मूर्खों को ठग तो नहीं लिया? हे भगवान, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। प्रीतम अपने गांव वापस जाकर अपने पिताजी से इस बारे में बात करता है। तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं, प्रीतम बेटा, प्रतापगंज 100 साल पहले एक बहुत ही बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ गांव था, लेकिन तभी राजा के दुश्मन ने श्राप दे दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी बुद्धिमान नहीं होगा और ये गांव मूर्खों का गांव बन जाएगा। उसके बाद उस गांव में आज तक सभी मूर्ख ही हैं। लेकिन पिताजी, अब उस गांव को उस सिन्हा के आतंक से कैसे बचाया जाए और गांव वालों को वो मिला हुआ श्राप कैसे मिटा सकते हैं? प्रीतम बेटा, ये श्राप मिटेगा या नहीं इसका दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हिमालय पर्वत पर ऋषि मुनि हैं जो 100 साल से भी पहले के हैं। वो आज तक अमर हैं। वो प्रतापगंज के 100 साल पुराने राजा के प्रिय ऋषि मुनि थे। शायद उनके पास कोई हल हो। क्या? इसका मतलब अब मुझे हिमालय पर्वत पर जाना ही होगा। ऋषि मुनि जी की तपस्या भंग हो जाएगी तो भी कोई परवाह नहीं। प्रतापगंज के श्राप को तो मैं मिटा कर ही रहूंगा ऋषि मुनि जी की सहायता से। प्रीतम बड़ी कठिनाई के बाद हिमालय पर्वत पर जाता है और ऋषि मुनि जी को सारी बात बताता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलते। ऋषि मुनि जी, हमें आपकी जरूरत है। अब आप ही उस गांव को उस बरसों पुराने श्राप से मुक्त कर सकते हो। आपके हाथों में ही अब उस गांव का भविष्य है। अगर यूं ही चलता रहा तो शहरी लोग उस गांव को लूट लेंगे पूरी तरह। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? प्रीतम ऋषि मुनि जी से बार बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी आंखें खोलते ही नहीं। इसलिए शाम होते ही प्रीतम वहां से अपने गांव वापस लौट आता है। फिर 2 दिन बाद प्रीतम सिन्हा के पास जाकर कहता है, ओए सिन्हा, बंद कर अपना ये ढोंग। क्यों इन बेचारे मासूम गांव वालों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है? गांव वालों, ये आप सबसे झूठ कह रहा है। स्वर्ग जाने के लिए कोई टिकट नहीं होती। आपके कर्म, आपके पुण्य से ही आप स्वर्ग जा सकते हो। नहीं गांव वालों, ये आदमी सही नहीं है। ये गलत कह रहा है और ये इस ग्रह का भी नहीं है। ये दूसरे ग्रह से आया है और ये हम सबको मारना चाहता है। क्या? अरे, और कितना बेवकूफ बनाओगे तुम इन सबको? क्या कहा? ये दूसरे ग्रह से हमें मारने आया है? इसकी तो आज खैर नहीं। गांव वालों, लाओ लकड़ियाँ। गांव वाले लकड़ियाँ लाते हैं और प्रीतम बहुत डर जाता है। लेकिन तभी गांव वाले प्रीतम की जगह सिन्हा को मारने लगते हैं। ये ले। मुझे क्यों मार रहे हो तुम सब? मैंने क्या किया है? तुझे क्या लगता है सिन्हा के बच्चे, हम मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे? हम अब मूर्ख नहीं रहे। क्या? ये कैसे हुआ? तभी वहाँ पर ऋषि मुनि जी आते हैं और उन्हें देख प्रीतम और सिन्हा दंग रह जाते हैं।
मैंने उस दिन अपनी आंखें इसलिए नहीं खोली क्योंकि मेरा ध्यान टूट जाता, लेकिन मेरे कानों से मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी प्रीतम, और इसीलिए 2 दिन पहले ही मैंने इस गांव के सरोवर में वो भस्म मिला दिया जिससे गांव वाले फिर से बुद्धिमान हो जाएं। पूरे गांव को उसी सरोवर से पानी जाता है, इसीलिए उस भस्म से भरे पानी को पीने के बाद सभी गांव वाले अब फिर से बुद्धिमान हो गए हैं। अरे वाह, इसका मतलब अब वो 100 साल पुराना श्राप भी मिट गया। धन्यवाद ऋषि मुनि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा गांव वालों के सारे पैसे उन्हें वापस लौटा देता है और गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी गांव वाले प्रीतम और ऋषि मुनि का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक दिन एक साधु अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। तभी एक सोहन नाम का व्यक्ति साधु के पास आकर कहता है, साधु महाराज, आंखें खोलो साधु महाराज। अचानक इस तरह सोहन को अपने सामने देख साधु आश्चर्य से पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? साधु महाराज, आप मुझे इंसानी पेड़ बना दीजिए। मेरे सिर पे बालों की जगह टहनियाँ, पत्ते और फल लगे हों। बेटा, लगता है तुम किसी नशीले पदार्थ का सेवन करके आए हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। नहीं साधु महाराज, मैंने किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया है। मैं अपने पूरे होश में आपसे ये वरदान मांग रहा हूँ। साधु महाराज, कृपया मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। सोहन के इस अजीब वरदान से आश्चर्य में पड़ा साधु सोहन से कहता है, लेकिन बेटा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे मन में ये इंसानी पेड़ बनने की इच्छा क्यों जागृत हुई? साधु के पूछने पर सोहन साधु को अपनी आप बीती सुनाता है। साधु महाराज, ये सब मेरी पत्नी कमला के कारण। वो मुझे हर रोज ताने देती है कि मैं कुछ काम नहीं करता। आज सुबह मैं बिस्तर पर आराम से लेटा था, तभी मेरी पत्नी आई और मुझसे बोली, दोपहर हो गई है और तुम अभी तक सो रहे हो। हे भगवान, किस आलसी इंसान से ब्याह हो गया मेरा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कोई काम धंधा नहीं करता ये आदमी, बस पड़ा पड़ा खाता रहता है। अरे कमला, क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? इतनी दोपहर हो गई है और तुम्हारे लिए अभी सुबह ही है। कोई काम धंधा नहीं करते हो, घर में खाने को एक दाना नहीं है और तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं। कितने आलसी हो तुम। अरे कमला, इतना क्यों परेशान होती हो? कर लूंगा काम धंधा। अच्छा, अब उठ गया हूँ तो बहुत भूख लगी है। वो जो फल रखे हैं वो फल काट के दे दो, खा लूं। नहीं दूंगी, फल खा खा के ही जिंदगी गुजार देना। बस जब देखो तब फल दे दो, खा लूं। कोई काम धंधा मत करना, बस फल ही खाते रहना। तुम एक काम करो, अपने सिर पे एक पेड़ उगा लो फलों का, और जब भी भूख लगे तो अपने सिर से फल तोड़कर खा लेना। फिर मैं नहीं कहूंगी तुमसे काम धंधा करने को। साधु महाराज, जब कमला ने मुझसे इतनी तीखी बातें कही तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने कमला से कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और अपने सिर पर फलों का पेड़ उगा कर ही आता हूँ। बस साधु महाराज, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे सिर पर फलों का पेड़ उगा दीजिए, मुझे इंसानी पेड़ बना दीजिए। फिर मुझे मेरी पत्नी कुछ नहीं कहेगी और मुझे फल खाने को मिल जाएंगे और ना ही मुझे कोई काम धंधा करना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारी पत्नी की बातें भले ही तीखी और कड़वी हों, परंतु उसका लक्ष्य तुम्हें सही मार्ग दिखाना है। बेटा, जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। यदि तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर संसार कैसे चलेगा? साधु महाराज, वो सब मैं नहीं जानता।
मुझे बस अपनी पत्नी को दिखाना है कि मैं पेड़ बनकर भी बहुत खुश रहूंगा और मुझे काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैंने तो तुम्हें जीवन का महत्व समझाने की कोशिश की, परंतु तुमने अपनी जीवन संगिनी की बात नहीं सुनी, तो मेरी कहाँ सुनोगे। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम एक इंसानी पेड़ बन जाओ। तुम्हारे सिर पर टहनियाँ, पत्ते और फल उगने लगें। साधु के ऐसा कहते ही सोहन के सिर पर एक पेड़ उग जाता है और वह इंसानी पेड़ बन जाता है। यह देखकर सोहन बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं पेड़ बन गया। पर साधु महाराज देखो ना, इसमें फल नहीं आए। बेटा चिंता मत करो, सुबह तक फल भी आ जाएंगे। ठीक है साधु महाराज, अब मैं अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। अरे वाह, मैं एक पेड़ बन गया। अब मुझे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं। सोहन पेड़ बनकर खुशी से अपने घर की ओर जाता है। गांव में जो भी उसे देखता वह उसे देखते ही रह जाता और उस पर खूब हंसता। मम्मी मम्मी, वो देखो पेड़ वाला आदमी। कहाँ? अरे हाँ, ये तो सोहन भाई हैं। इनके सिर पे ये पेड़ कैसे उगाया? तभी गांव का ही जगत सोहन को देखकर आश्चर्य से कहता है। अरे भाई सोहन, ये क्या, तुम्हारे सिर पे ये पेड़ कैसे उगाया? हाँ, अब मेरे सिर पे पेड़ उगाया है, अब मुझे कोई काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, समझे? इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। अरे देखो कितना आलसी आदमी है, सिर पे पेड़ उगा लिया पर काम धंधा नहीं करेगा, बेवकूफ कहीं का। तभी घर के बाहर खड़ी कमला सोहन के आने का इंतजार कर रही होती है। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी कमला देखती है सिर पे पेड़ उगाए सोहन घर की ओर आ रहा है। सोहन को देखकर कमला हैरान रह जाती है। ये क्या है? हे भगवान, आपने तो सच में सिर पे पेड़ उगा लिया। हाँ कमला, तुमने ही तो कहा था अगर मैं अपने सिर पे पेड़ उगा लूं तो तुम मुझसे काम धंधा करने को नहीं कहोगी। देखो, मैंने साधु महाराज की मदद से सिर पे पेड़ उगा लिया, सुबह तक इस पे फल भी आ जाएंगे। अब मुझे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर सोहन घर के अंदर जाने लगता है, पर सिर पे पेड़ होने की वजह से वह घर के अंदर नहीं जा पाता। ये देखकर कमला हंसते हुए कहती है। अच्छा है, अब तुम घर के बाहर ही रहो पेड़ बनकर, यहीं आंगन में खड़े रहो, मैं तो चली घर के अंदर। सोहन रात भर घर के आंगन में ही खड़ा रहता है। सुबह होते ही सोहन के सिर पर लगे पेड़ में फल आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे पेड़ में फल आ गए। रात भर खड़े खड़े थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, अब फल तोड़कर खा लेता हूँ। सोहन अपने फलों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोहन का हाथ अपने सिर पर लगे फलों तक पहुँच ही नहीं पाया। अरे अरे, ये क्या, मेरा हाथ तो मेरे फलों तक पहुँच ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ? तभी कुछ पंछी आकर सोहन के सिर पर लगे पेड़ पर बैठ जाते हैं और फलों को चुगने लगते हैं, जिससे सोहन को दर्द होता है और वह चिल्लाता है। अरे अरे, आ आ आ, कमला कमला, कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ कमला, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कमला, देखो ना, पंछी मेरे फलों को खा रहे हैं, पत्तों को तोड़ रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है कमला। अरे, अगर पंछी आपके फल तोड़कर खा रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है तो आप फलों को तोड़कर कैसे खाओगे? नहीं कमला, मैं अपने फलों को तोड़कर नहीं खा सकता, ये पंछी मेरे फल तोड़कर खा रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। इस बात का एहसास मुझे अभी हुआ
और मेरे हाथ भी मेरे फलों तक नहीं पहुँचते कमला। तो अब क्या करोगे? कमला, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी ले आओ कमला। कमला सोहन के लिए एक गिलास में पानी लाती है, लेकिन एक गिलास पानी से सोहन की प्यास नहीं बुझती। कमला, इस एक गिलास पानी से तो मेरी प्यास ही नहीं बुझी, मुझे ढेर सारा पानी पीना है। तभी कमला एक बाल्टी पानी लाती है। सोहन बाल्टी का सारा पानी पी जाता है। पानी पीने से सोहन के सिर पर लगे पेड़ का आकार और भी बढ़ जाता है, जिससे सोहन को अजीब भार का एहसास होता है। अरे, ये पानी पीने से तो मेरे पेड़ का आकार और बढ़ रहा है और इसका भार भी अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं जितना पानी पीऊंगा इसका आकार भी बढ़ेगा और भार भी। दोपहर होते ही काफी धूप हो जाती है। सोहन धूप में खड़ा परेशान होने लगता है। इतनी तेज धूप है। कमला, कहाँ हो कमला? जल्दी आओ कमला। अरे, आ रही हूँ। अब क्या हुआ? दोपहर की इतनी तेज धूप में आप मुझे बाहर क्यों बुला रहे हो? हाँ कमला, वही तो, देखो ना कितनी तेज धूप है। कल शाम से मैं खड़े खड़े परेशान हो गया हूँ, बहुत थक गया हूँ कमला। मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, पर कुछ नहीं खा सकता। और अगर पानी पीऊंगा तो मेरे पेड़ का आकार और भार दोनों ही बढ़ेगा। कमला, इससे अच्छा तो मैं इंसान ही ठीक था। काम धंधा ही तो करना पड़ता, उसके बाद आराम करने को भी तो मिलता। देख लिया अपने आलस और काम चोरी का नतीजा। इसीलिए मैं तुमसे काम धंधा करने को कहती थी, पर तुमने तो मेरी कभी सुनी ही नहीं। हाँ कमला, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ अब कभी आलस नहीं करूँगा और काम धंधा भी करूँगा। हाँ तो ठीक है, अब तुम साधु के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, वही तुम्हें वापस सही कर सकते हैं। हाँ कमला, तुम सही कहती हो, मैं अभी साधु महाराज के पास जाता हूँ। सोहन साधु के पास जाता है और साधु से माफी मांगता है। साधु सोहन को माफ कर देता है और वापस पहले जैसा इंसान बना देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अब मैं वादा करता हूँ कभी भी आलस नहीं करूँगा, काम धंधा भी करूँगा और अपनी पत्नी की बात भी मानूंगा।